माँ का दर्द जब बेटा नहीं देखता तो बहू तो पराये घर की है। जब बेटे बहू ने अपनी बूढ़ी माँ को घर में नौकरानी बनाकर रखा तो माँ ने किया कुछ ऐसा कि मम्मी जी मैं नहाकर आ गई हूँ, तैयार हो गया हो तो जल्दी से मुझे नाश्ता दे दीजिए और मेरा टिफ़िन भी जल्दी से तैयार कर दीजिए, ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये क्या मम्मी जी, क्या बना दिया? मुझे तो आज पोहा खाना था और आपने पराठे बनाकर रख दिए, जबकि मैंने आपसे रात ही बोला था कि सुबह मुझे पोहा बना देना। आपका ध्यान कहाँ रहता है? रमा जी की आंखों में बहू की बात सुनकर आंसू आ जाते हैं और बहू के सामने अपने आंसू को छुपाकर वह बहू से कहती है, बहू मुझे याद नहीं रहा, अभी बनाकर लाती हूँ। बहू कहती है, रहने दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए पहले ही लेट हो रहा है। अगर आपने मेरा टिफ़िन तैयार कर दिया है तो जल्दी से मेरा टिफ़िन दे दीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। यह कहकर बहू अपने कमरे में चली जाती है। रमा जी किचन में आ जाती हैं और जल्दी जल्दी बहू का टिफ़िन तैयार करती हैं। जैसे ही वह टिफ़िन तैयार करती हैं तब तक बहू आ जाती है। रमा जी बहू को टिफ़िन दे देती हैं। बहू टिफ़िन लेकर रमा जी से कहती है, मम्मी जी मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, आप जय को दूध पिला देना और कुकर में उसके लिए थोड़ी सी खिचड़ी चढ़ा देना। और हाँ, जय दोपहर को जब सोकर उठे उसे ऑरेंज जूस भी दे देना, उसमें बर्फ़ मत डालना नहीं तो गला पकड़ लेगा। और जब स्कूल से आए तो वह बस स्टॉप पर जाते वक्त छाता ले जाना मत भूलना, बहुत तेज़ धूप है, उसका बैग भी भारी है तो बैग आप उठाकर लाना। मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। राज को लंच के साथ सलाद देना मत भूलना वरना वो खाना नहीं खाएंगे। प्रिया अपनी सास रमा जी को रोज की तरह न जाने कितने सारे दिशा निर्देश देकर ऑफिस के लिए चली गई। रमा जी ने अपने बेटे राज का लंच बॉक्स तैयार किया, साथ में सलाद भी रख दिया। फिर उसे नाश्ता देकर वह खुद भी पूजा करने लग गई थी कि तभी 2 वर्ष का जय जाग कर मम्मी मम्मी कहकर रोने लगा। रमा जी ने उसे चुप कराया और दूध पिला दिया। तभी राज टिफ़िन लेकर ऑफिस चला गया। तभी काम वाली बाई आ गई। अरे तू आज जल्दी आ गई, थोड़ी देर रुक जा, मैंने अभी तक घर भी समेटा नहीं है। बच्चों ने सारा घर बिखरा दिया है और वो जल्दी जल्दी पर घर समेटने लग गई। मेम साहब ये तो आपका रोज का काम है, मुझे देर हो जाती है। एक यही घर नहीं है, मैं और भी घर काम करने को जाती हूँ। सब ऐसे ही करने लगेंगे तो शाम तक तो मैं यहीं रहूँगी क्या? मेरे भी बाल बच्चे हैं। काम वाली बाई जल्दी में काम ख़त्म करने की जल्दी मचा रही थी तो रमा जी ने भी जैसा घर था वैसे ही समेट दिया और काम वाली बाई झाड़ू पोछा करके चली गई। रमा जी रसोई में गई तो बर्तनों का ढेर देखकर उनका सिर चकरा रहा था। उन्होंने सारी बिखरी रसोई ठीक की और बर्तन धोने लगी। तभी जय रसोई में आकर बर्तन फैलाने लगा और गीले फर्श पर फिसल जाता है तो फिर से रोने लगता है। रमा जी घबरा जाती हैं और उसे गोदी में लेकर चुप कराती हैं, बहलाती हैं। तभी प्रिया का फ़ोन आ जाता है, आपने जय को दूध पिला दिया क्या? और हाँ, अगर पिला दिया है तो उसे नहाने से पहले उसकी अच्छे से मालिश कर देना, उसकी सारी स्किन रूखी हो रही है। और बिना कुछ कहे सुने फ़ोन रख दिया। उन्होंने फटाफट से उसकी मालिश की और खेलने के लिए छोड़ा। फिर सोचा खिचड़ी बना दूँ, पर कुकर साफ़ नहीं था तो भगोने में खिचड़ी चढ़ा दी और जय को नहलाने लगी। जय थोड़ा सा चुलबुला और थोड़ा शरारती था, पानी लेकर उन पर ही डालने लगा।
बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने पोते को नहलाया। तभी प्रिया का फिर से फ़ोन आ गया। जय को खिचड़ी खिला दी क्या? उसके खाने का समय हो गया है। आप अभी भी खिचड़ी बना रही हैं? मैं बनते ही तुरंत खिलाती हूँ, रमा जी ने जवाब दिया। तभी प्रिया ने वीडियो कॉल कर दिया और गैस पर भगोने देखकर वह उन पर चिल्लाने लगी। आप भी हद करती हैं, भगोने में खिचड़ी चढ़ाई हैं, उसमें तो अच्छे से पकेगी भी नहीं और मेरा बच्चा भी भूखा रह जाएगा। आपने कुकर में क्यों नहीं चढ़ाई? अब तक तो बच्चे का खाना भी बन जाता। रमा जी क्या कहती? प्रिया लगातार बोले जा रही थी जब तक उन्होंने खुद नहीं फ़ोन रख दिया। शायद केबिन में कोई आ गया था। रमा जी की आंखें भर आई। उन्होंने अपने आप को संभाला। तब तक खिचड़ी भी बन गई। उसे ठंडा करके जय को खिलाने लगी। बच्चे इतनी आसानी से कहाँ कुछ खाते हैं। बच्चों को खाना खिलाना भी बड़ा मुश्किल काम है। एक जगह बैठकर तो बिल्कुल नहीं खाते। जय के पीछे दौड़ भाग करके वो थक गई तो थोड़ी देर के लिए बैठ गईं। अब उन्हें भी भूख लगने लगी थी। रसोई में से नाश्ता लेकर खा लिया और अभी बर्तनों का ढेर रखा था। बेटे बहू इतना कमाते हैं फिर भी बर्तन वाली नहीं लगाते, सिर्फ झाड़ू पोंछा वाली लगा रखी है, वो भी इसलिए कि उनका बेटा गंदे आंगन में नहीं खेले। रमा जी की उम्र 60 की ज़्यादा नहीं थी, पर बीमारी इंसान को समय से पहले ही बूढ़ा बना देती है। रमा जी शुगर के कारण जल्दी थक जाती थी और बहुत जल्दी भूख लग जाती थी। राज उनकी एकमात्र संतान थी। उसी का पालन पोषण किया और उसे अपने पैरों पर खड़ा किया। अभी 10 साल पहले पति की मौत हुई थी। तब तक राज नौकरी पर लग गया था। उनके जाने के बाद प्रिया घर की बहू बनकर आई। पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बहू को भी नहीं लाना चाहिए थी, पर आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं। राज को प्रिया से ही शादी करनी थी। उन्होंने समझाया भी कि बेटा तुम और बहू दोनों नौकरी पर चले जाओगे तो फिर मैं घर में अकेली क्या करूँगी। राज ने भी जवाब दिया, मम्मी बड़ा शहर है, भारी खर्चे हैं, पत्नी भी कमाएगी तो ही घर अच्छे से चलेगा, वरना एक ही कमाई में पार नहीं पड़ेगी। फिर मेरे सभी दोस्तों की पत्नियां कमाती हैं, ऑफिस जाती हैं, तो मैं घरेलू लड़की अपने लिए नहीं लूँगा। ऐसा नहीं था कि राज की नौकरी अच्छी नहीं थी, बस उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में यह दिखाना था कि मेरी पत्नी मामूली सी गृहिणी नहीं, बल्कि वह भी अच्छी पढ़ी लिखी नौकरी पेशा वाली है। राज ने जिद की और प्रिया से शादी कर ली। अभी तक रमा जी ही घर और रसोई संभाल रही थी। बहू के आने के बाद भी उन्हें सहारा नहीं मिला, बल्कि उनका और काम बढ़ गया। बहू तो रसोई में पैर भी नहीं रखती थी, उनको ही दोनों का टिफ़िन बना कर देना होता था। उन्होंने सोचा नई नई बहू है, अभी समय लगेगा, पर प्रिया को तो खाना बनाना पसंद ही नहीं था और उसके पास समय भी नहीं था। ऑफिस आने जाने में वो व्यस्त रहती थी। रमा जी ने सोचा कोई बात नहीं, बेटे के साथ साथ बहू कभी वो ही बना लेगी। पर जब प्रिया पहली बार गर्भवती हुई तब भी वह घर पर तो रहती थी, पर रसोई में पैर नहीं रखती थी। रमा जी ने तब भी एक अच्छी सास की तरह उसकी देखभाल की, उसका बहुत ही ख्याल रखा। अपने पहली बेटी नियति के जन्म के कुछ महीनों बाद ही प्रिया फिर से काम पर जाने लगी। अपने पोती को रमा जी बहुत प्यार करती थी और उसका हर काम करती थी। तब घर में झाड़ू पोछा बर्तन वाली और खाना बनाने वाली भी आती थी। वो घर भी देख लेती थी और अपने पोते के साथ खेल भी लेती थी। धीरे धीरे उन्हें शुगर हो गई और शरीर में थकावट सी रहने लगी। वो घुटनों के दर्द से भी परेशान रहने लगी। अब नियति नर्सरी में आ गई थी तो जय का जन्म हो गया। अब पहले जितनी उनमें जान नहीं थी। प्रिया दूसरा बच्चा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि इस महंगाई में एक बच्चा ही पालना भारी है।
तो 2 बच्चे कैसे पालेंगे। लेकिन राज का मन था कि नियति अकेले नहीं रहे, उसे अपना भाई बहन कोई तो मिल जाए। जय के जन्म के बाद उसने महंगाई का हवाला देकर खाना बनाने वाली हटवा दी। मम्मी जी घर पर ही तो रहती हैं, तो यही खाना बना लिया करेंगी। अब तो बच्चों का खर्च बढ़ गया है, तो कहीं पर तो कटौती करनी होगी। जय अब बड़ा हो रहा था, पर राज और प्रिया अपने ऑफिस के काम में ही व्यस्त रहते थे, इसीलिए बच्चों पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे। शनिवार और रविवार को छुट्टी मिलती तो मॉल में शॉपिंग या मूवी या दोस्तों के साथ पार्टी में जाया करते थे। रमा जी दोनों बच्चों को दिन भर संभालते हुए थक जाती थी। उस पर घर का काम और खाना भी था। रमा जी से अब सहन नहीं हो रहा था। पहले तो उन्होंने सोचा था बहू नई नई है, कैसे घर संभालेगी। फिर ये ख्याल किया कि वो गर्भवती है तो उसका ध्यान रखना मेरा ही कर्तव्य है। फिर ये ख्याल किया कि वो अभी गर्भवती है तो उसका ध्यान रखना मेरा ही कर्तव्य है। फिर ये ख्याल किया कि बहू के पहला बच्चा है तो उसे कहाँ बच्चे पालना आता होगा। फिर ये सोचकर कुछ नहीं कहा कि बहू अकेले 2 बच्चों और ऑफिस को कैसे संभालेगी। पर अब पानी सर के ऊपर से गुजर गया था, अब उनसे नहीं हो रहा था। बेटे राज को भी बस तो पैसे कमाना था या किसी भी तरह पैसा बचाना था। उसे अपनी माँ की जरा भी परवाह नहीं थी और माँ पर वो दोनों खर्च भी नहीं करते थे। वो वहाँ दोनों वक्त का खाना खाती थी, पर वो भी चैन से नसीब नहीं होता था। पोते पोती हर दादी को प्यारे होते हैं, पर जब उनकी सारी जिम्मेदारी उन पर ही डाल दी जाए तो वो प्यार भी बोझ सा लगने लगता है। एक रविवार दोनों बेटे बहू जब उठे ही थे तो रमा जी ने कहा कि वो गांव से जाकर रहना चाहती हैं। अब यहाँ पर उनका मन ही नहीं लगता। गांव की अच्छी हवा से शायद उनकी तबीयत ठीक रहने लगे। तो ये सुनकर प्रिया जवाब देती है कि अरे गांव में आपको रोटी कौन देगा, यहाँ तो 4 वक्त का खाना आप मुफ्त में घर बैठे खाती हैं। आपको गांव में जाकर क्या मिलेगा। मुफ्त की एसी की हवा और ये शानदार सोसाइटी का रहन सहन गाँव में कहाँ मिलेगा। फिर घर कौन संभालेगा, नियति और जय को कौन संभालेगा। इन्हें तो आप भी चाहिए। यह सुनकर रमा जी का दिल भर आया। बहू मैं यहाँ मुफ्त का नहीं खाती हूँ, तेरे 3 समय बर्तन मांजती हूँ, तीनों वक्त का नाश्ता खाना बनाती हूँ, तुम्हारे दोनों बच्चों को संभालती हूँ। इतना काम करने के लिए कोई दिन भर की मेड रखेगी तो तुम्हारे 14-15 हज़ार आराम से खर्च हो जाएंगे। मैं तुम्हारे रुपए बचाती हूँ, मैं मुफ्त में नहीं खाती। पर तुम्हें तो मैं मुफ्त की नौकरानी मिल गई हूँ। तुम्हारे पति को पालने में बड़ा करने में मैंने लाखों खर्च किए हैं। तुम और तुम्हारा पति जीवन भर मुझे बैठाकर खिलाओ तो भी ये कर्ज नहीं उतार पाओगे। आज तुमने 2 रोटी की कीमत लगा दी, वह भी मैं खुद बनाती हूँ। तुमने तो आज तक मुझे 2 रोटी कभी बनाकर खिलाई भी नहीं है। एक बार रसोई में जाकर तो देखो, खाना बनाकर तो देखो, तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि खाना कैसे बनता है, कितनी मेहनत से बनता है। दूसरों का नाम रखना आसान होता है और जब वही काम खुद करना पड़ता है तब पता चलता है कि यह काम कितनी मेहनत का है। तुमने कभी खाना बनाकर नहीं देखा तो तुम्हें क्या समझ में आएगा। तुम्हें तो रसोई बनाना फिजूल का काम लगता है। तुम्हारे लिए मेरे प्यार, परवाह और इस घर के प्रति समर्पण की कीमत बस यही 2 रोटी है। मैंने तो तुम्हें अपना समझकर तुम्हारा ख्याल रखा, पर तुमने तो अपनी सास को ही मुफ्त खोर बना दिया। मुझे तुम्हें अपनी बहू कहते हुए भी शर्म आ रही है। जब अपना बेटा ही अपना ना रहा तो तुम तो फिर भी पराये घर से आई हो। इसे भी अपनी माँ की तकलीफ परेशानी नज़र नहीं आती, बस पैसे कमाने की पड़ी है। कभी राज ने आकर पूछा कि माँ कैसी हो। माँ तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है। अस्पताल भी मैं अपनी सहेली के साथ जाती हूँ और खुद ही
दवाई भी मैं खुद तेरे पापा के पेंशन के रुपयों से लाती हूँ। मैंने अपने बेटे, बहू और दोनों बच्चों के लिए बहुत किया है, पर अब और नहीं कर सकती। तुम्हारे बच्चे और घर संभालो। वैसे तो घर मेरे पति और मेरा बस आया हुआ है, पर एक माँ होकर मैं अपने बच्चों को बेघर नहीं कर सकती हूँ। मैं इस घर में तुम्हें बहू बनाकर लाई थी, तो तुम्हें कैसे घर से जाने को कह दूँ? तुम दोनों को तो शर्म नहीं है, पर मेरी आँखों में अभी शर्म का पानी बचा हुआ है। बस मुझे अभी इस घर से जाना है। इस उम्र में बीमारी संभालूं, रसोई संभालूं, घर संभालूं या छोटे बच्चे संभालूं। प्रिया, मैं इस घर की मालकिन हूँ, बावर्ची और तुम्हारे बच्चों के आया नहीं हूँ। अपने बच्चों को संभालो या एक मेड रख लो। मुझसे तो ये सब अब संभाला नहीं जाता। रही बात खर्चे की, तो मैं तुम दोनों से 1 रुपये भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि इसके लिए मेरे पति की पेंशन ही काफ़ी है। बहू, तुम जब भी ऑफिस जाती थी, जय के खाने पीने के लिए 10 बार फ़ोन कर देती थी। कभी मुझे से भी पूछा कि मम्मी जी आपने खाना खाया नहीं खाया, समय पर दवाई ली या नहीं? क्या तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि जिस माँ ने तुम्हारे पति को बड़ा किया है, जो तुम्हारे बच्चों को पाल रही है, उसके प्रति तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता है? यह कर रमा जी फूट फूट कर रोने लगी। राज और प्रिया दोनों बेटे बहू की नज़र शर्म से झुक जाती है। वो कुछ कहने के लायक नहीं रहे थे। रमा जी की रमाओं को उन्होंने कभी समझा ही नहीं। वो दोनों क्या कहते, उनकी बोलती बंद हो गई। माँ को रोता हुआ देखकर राज उठकर अपनी माँ के पास आया और माँ को चुप करते हुए बोला, मम्मी मुझे माफ़ कर दो। पैसे कमाने और पैसे बचाने के चक्कर में मैं अपनी ही माँ के दर्द और तकलीफ़ को भूल गया था, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगा। अब मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। आप घर छोड़कर मत जाइए। मुझे और प्रिया को तो घर के बारे में और दोनों बच्चों की आदतों के बारे में कुछ पता भी नहीं है। अभी इतने सालों से रमा जी देखकर संभाल कर रही थी, तो उन्हें घर और बच्चों की आदतों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। दोनों बेटे बहू की आंखें खुल गई। आज रह रहकर अपनी गलती याद आ रही थी। तभी प्रिया रमा जी के पास आकर उनसे माफ़ी मांगती है। मम्मी जी, मुझे भी माफ़ कर दो। आपने माँ बनकर हम सब का ध्यान रखा। मैंने आपको कभी सास समझकर आपका आदर सम्मान नहीं किया। आप चले जाएंगे तो दोनों बच्चे कैसे रहेंगे? इन्हें आपकी आदत हो चुकी है। ये घर मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। ये घर आपका है मम्मी जी। आप इस घर की मालकिन हैं और हमेशा रहेंगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी और घर के काम में भी आपका सहयोग किया करूंगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। प्लीज़ मम्मी जी चुप हो जाओ और मुझे माफ़ कर दीजिए। रमा जी लगातार रोए जा रही थी। उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों बेटा बहू रमा जी को चुप करते देखे बेटे की माफ़ी मांगने के बाद, पर अपनी गलती का एहसास होने के बाद रमा जी पिघल जाती हैं और वहीं रुक जाती हैं। अगले दिन से बर्तन वाली और खाना बनाने वाली रख दी जाती है। प्रिया अब सुबह को जल्दी उठने लगी थी। ऑफिस जाने से पहले रसोई में मम्मी जी का हाथ बटाने लगी थी और घर के कामों में भी काफ़ी सहयोग करने लगी थी। ऑफिस से आने के बाद घर में जो काम दिखाई देता था वह भी अब रमा जी से ना कहकर खुद करने लगी थी। पर दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अभी भी रमा जी ने ही ले रखी थी, क्योंकि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। संतान की संतान से कभी मोह नहीं छूटता। आजकल ऐसी घटना आम हो रही है। कुछ लोग बुजुर्गों को साथ तो रखते हैं, पर उन्हें नौकर बना लेते हैं और उनका ख्याल भी नहीं रखते हैं। अपनी संतान को पालने और बड़ा करने में ही माता पिता थक कर चूर हो जाते हैं।